नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। आज इकोनॉमिकम का विषय थोड़ा अलग हटकर है। दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच हम बात करेंगे न्यूक्लियर हथियारों की। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई है। बड़ी महाशक्तियाँ न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, अपनी पुराने हथियारों को बदलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। शायद ये चर्चा, ये घटना आपके जहन में नहीं, आपके सामने नहीं आई होगी, बट आज के इकोनॉमिकम में हम आपको ये बताएंगे कि पूरी दुनिया में क्या कुछ घट रहा है न्यूक्लियर हथियारों की दुनिया में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से पड़ाव होंगे। तो आज 4 बड़े पड़ाव होंगे। पहले अर्थात, फिर आपके सवाल जवाब, फिर इनकम की बात, और फिर चलते चलते कोई किताब या वेब सीरीज। शुरुआत अर्थात से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम नाभिकीय हथियारों की बात करेंगे, उनके ज़ख़ीरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा इतिहास पलट लेते हैं। आज की चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा इतिहास पलट लें, जैसा हम अर्थात में हमेशा करते हैं। उस घटना को याद करते हैं जब न्यूक्लियर युद्ध एकदम होने वाला था और होते होते रह गया था। क्या घटना है सर, कब की है? इकोनॉमिकम के संस्करण में आपका स्वागत है। ये विषय अर्थव्यवस्था से, न्यूक्लियर हथियार और युद्ध का विषय अर्थव्यवस्था से काफ़ी गहराई से जुड़ता है। हमने आपको पिछली बार रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध के बारे में चर्चा में बताया था। इस चर्चा को आज बीच में लाने का श्रेय जाता है हमारे सहयोगी प्रोड्यूसर मनोज भाई को। मनोज जी के साथ जब हम अपने नियमित शो पर चर्चा कर रहे थे तो हमने उनसे बात की कि अमेरिका की कई हथियार कंपनियों के लिए डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उनके बारे में बहुत सारी उत्साहवर्धक खबरें आ रही हैं। इनमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और इनके स्टॉक्स को लेकर और जगह जगह डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफ़ी चर्चा है। सब अचानक हो क्यों रहा है? न्यूक्लियर हथियारों की नई होड़ किस तरह से शुरू हो रही है? मनोज भाई की सलाह थी कि इस पर हमें इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है और इसके साथ इसके आर्थिक पहलू, इसके ऊर्जा संबंधी पहलू कई जगह से जुड़े हुए हैं। लंबे समय बाद हम इन चर्चाओं में वापस लौट रहे हैं। इससे पहले तक 1980 के दशक के बाद दुनिया में न्यूक्लियर वार से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी की चर्चा होती थी। न्यूक्लियर वार की चर्चाएं 1983 1985 तक चलती रही थी, पर सोवियत संघ के विघटन के बाद और अमेरिका और रूस के बीच शांति समझौते और दर्जनों संधियों के साथ, नाभिकीय हथियार खत्म करने की संधियों के साथ ये चर्चाएं खत्म हो गई थी। और तब हम ये बात करते थे, आज तक अभी तक हम रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले बात करते थे कि अमेरिका में न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्टर, जापान में न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्टर बन रहा है जिसके आधार पर बिजली का इतना उत्पादन होगा कि कोयले की ज़रूरत नहीं होगी। भारत ने एक नाभिकीय न्यूक्लियर समझौता किया था ऊर्जा लाने के लिए, और इस तरीके की तमाम चर्चाएँ थी। हथियार नाभिकीय चर्चाओं से पीछे चले गए थे और नाभिकीय शक्ति का जो सबसे आदर्श सर्वोत्तम स्वरूप है ऊर्जा, उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब यहाँ बातचीत पूरी तरह पलट गई और ये पिछले 12 महीनों में हुआ। हम इसमें बताएंगे आपको, शायद इसमें बहुत सारी जानकारी आपके पास नहीं होंगी कि पिछले 12 महीनों में दुनिया में हुआ क्या और हो क्या रहा है और खतरे अब किस स्तर तक चले गए हैं। जब हम आपको बताएंगे तो शायद आप उन घटनाओं का, उन बयानों के तार जोड़ सकेंगे, उन डॉट्स को, उन बिंदुओं को कनेक्ट कर सकेंगे जो आपकी नज़र से गुजरी होंगी। वैसा शुभम ने बताया कि न्यूक्लियर हथियारों का एक बेहद सनसनीखेज रोमांचक दौर दुनिया में रहा है। ऐसा सनसनीखेज दौर रहा है जिसे उस दौर के लोग जब याद करते हैं तो उनको रोमांच होता है, डर के कारण उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पहली बार जब अमेरिका और रूस बिल्कुल नाभिकीय युद्ध के करीब पहुंच गए थे, मतलब कुछ लोगों को पेंटागन में ऐसा लग रहा था कि कल सुबह ही ये सब कुछ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, इस स्थिति तक पहुंच गए। तो वो घटना क्या थी? क्योंकि कुछ संयोग की बात है कि इसी साल ऑस्कर ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड दिया, जो नाभिकीय बम के जनक थे। और उन पर उस फिल्म के बाद दुनिया की पूरी पीढ़ी जिसने 60 का दशक नहीं देखा, 80 के दशक में शायद उसे पता नहीं था, उसने इस पूरी न्यूक्लियर बम की चर्चा, इसकी जासूसी, ये कैसे बने और इसके खतरों को नए सिरे से समझने की कोशिश की थी। दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ओपेनहाइमर फिल्म की रोशनी में नाभिकीय हथियारों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हुई। और ये चर्चा जिस समय शुरू हुई उस समय क्या नाभिकीय हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो चुकी थी? हम इस पर ले चलते हैं। लेकिन ये चर्चा जिस संदर्भ में हो रही थी उसका जो सबसे तनावपूर्ण बिंदु था, हम वहीं से आपको इस पूरी चर्चा में बहस में ले जाते हैं। किस्सों से भरा हुआ इकोनॉमिकम है, आपको इसमें दर्जनों ऐसे किस्से मिलेंगे जो शायद आपने सुने या नहीं होंगे। ये बात 1962 के साल की है, महीना था अक्टूबर का।
अमेरिका के टोही विमान क्यूबा के ऊपर से उड़ान भर रहे थे और उन्होंने ये पता चला लिया कि रूस की मिसाइलें क्यूबा में तैनात हो चुकी हैं और हमले को तैयार हैं। पीछे का किस्सा आप जाकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे रूस ने उन मिसाइलों को समुद्री रास्ते के जरिए क्यूबा में भेजा था। और वो एक बहुत बड़ा मूव था जहां अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंच गया था रूस उसको लेके। अमेरिका में सनसनी फैल गई इस सूचना के बाद। अमेरिका ने तत्काल अपने इतिहास में पहली बार डेफकॉन 2 को लागू कर दिया। डेफकॉन अमेरिका का जो डिफेंस इमरजेंसी का सबसे हाईएस्ट लेवल था, यानी ये परमाणु हमले की तैयारी का अलर्ट था। अमेरिका के मिसाइल्स पर न्यूक्लियर वारहेड लादकर उन्हें खड़ा कर दिया गया। अमेरिका के सारे विमान जो न्यूक्लियर बम डाल सकते थे उन्हें लैस करके हवाई अड्डों पर खड़ा कर दिया गया, स्टार्ट करके। बस केवल एक इशारा होने की देर थी और क्यूबा के ऊपर बॉम्बिंग शुरू हो जाती और अमेरिका वहाँ की मिसाइलें नष्ट कर दी जाती। राष्ट्रपति को आमतौर पर सुरक्षित रखने के ऐसे इंतजाम थे, वो सक्रिय हो गए जो स्पेशल बंकर होते हैं। और एक किस्म का यूफोरिया, एक किस्म का पागलपन जैसा था कि अब तो नाभिकीय वार हो ही गया, एक बार आर पार हो जाना चाहिए। किस्सा यह है कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपने पूरे सुरक्षा अमले के साथ एक गोपनीय जगह पर बैठे थे और इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उनके ही इशारे की देर थी और जहाज और मिसाइलें उड़ना शुरू हो जाते। उनके साथ थे अमेरिका के एयर चीफ जनरल कर्टिस ले में। इस पूरे हमले की कमान उनके पास थी क्योंकि एयरफोर्स के पास कमान थी और ये सारा हमला जो होना था, जो संभावित था, जिसकी तैयारी चल रही थी क्यूबा पर हमले की, इसकी कमान वो संभाल रहे थे। कर्टिस अमेरिका के सैन्य अधिकारियों में, राजनीति में बड़े मशहूर सोवियत हॉक थे। अमेरिका में राजनेताओं की पूरी पीढ़ी 60 के दशक में और 80 के दशक में ऐसी आई। अमेरिका की पूरी राजनीति सोवियत हॉक्स ने, रूस के विरोधियों ने पर केंद्रित रही और उन्होंने अमेरिका की राजनीति को प्रभावित किया। एक के बाद एक राष्ट्रपति आया इसका एक बड़ा किस्सा है, कई सारी किताबें इस पर हैं। तो कर्टिस इतने उग्र सोवियत विरोधी थे कि वे कैनेडी को इस सीमा तक राजी कर ले आए थे कि बस एक बार हमला कर देने दीजिए और रूस की मिसाइलें ध्वस्त हो जाएंगी और अमेरिका के पास से खतरा खत्म हो जाएगा। कैनेडी उसी इशारे में, उसी तैयारी में अपनी टीम के साथ बैठे थे कि कर्टिस की बात सुनकर और इजाज़त दे दी जाए। उस समय का इसके संस्मरण लिखने वाले लोग कहते हैं, क्योंकि अब तो तमाम संस्मरण उसके आ गए हैं, कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस परमाणु युद्ध से बिल्कुल कुछ मिनट दूर थे। यहाँ खड़े थे, कैनेडी कहते और हमला हो जाता। कैनेडी ने जनरल कर्टिस से एक सवाल पूछा, बहुत दिलचस्प सवाल था। जनरल कर्टिस से पूछा कि अगर आप क्यूबा पर हमला करते हैं तो कितनी मिसाइलें तबाह हो जाएंगी। कर्टिस का जवाब था 90%। हम जो ऊपर से बॉम्बिंग करेंगे, एयर बॉम्बिंग करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, उससे 90% मिसाइलें तैयार हो जाएंगी। तो कैनेडी ने कहा बाकी 10%। कर्टिस ने कहा कि पूरी सभी मिसाइलें खत्म होने की गारंटी नहीं दे सकता मैं, 90% की तो गारंटी दे सकता हूँ। हमारे जो टोही विमान हैं उनको ये पता है कि कहाँ होना है। तो कैनेडी ने कहा कि जो बची 10% मिसाइलें हैं वो तो मियामी, शिकागो, न्यूयॉर्क सबको तबाह कर देंगी। तो बची हुई 10% मिसाइलें जो तब छोड़ी जाएंगी, उसके बाद तो फिर अमेरिका में ज़बरदस्त तबाही मचेगी। कर्टिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कर्टिस ने कहा हाँ ये तो हो सकता है। कैनेडी ने तत्काल कहा कि अब ये पागलपन रोकना होगा। ये वही कैनेडी थे जिनका पूरा का पूरा चुनाव अभियान इस पर केंद्रित था कि सोवियत अपनी रक्षा तैयारियों में अमेरिका से मीलों आगे चला गया है, अमेरिका की सुरक्षा पर भारी खतरा है और अमेरिका को अपने हथियार कार्यक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी करनी चाहिए। और कैनेडी ने उस बढ़ोतरी को लागू किया था। लेकिन इस समय कैनेडी को पहली बार उस भयानक खतरे का एहसास हुआ। उसके बाद घटनाक्रम बेहद दिलचस्प ढंग से बदला। इस पर फिल्में भी बनी हैं, इस पर चर्चाएं भी हुई। कैनेडी ने रात में अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी को संकट मोचक की भूमिका में सामने किया। रॉबर्ट कैनेडी उस समय अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे। उन्हें रात में के अंधेरे में वाशिंगटन में सोवियत दूतावास में भेजा गया, उसी रात में जिस समय की घटना हो रही थी। अलेक्जेंडर डाबिनेन उस समय सोवियत संघ के राजदूत थे। डाबिनेन निकिता क्रुश्चेव जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके सबसे करीबी थे, क्योंकि उनके सबसे बड़े शत्रु के यहाँ वो राजदूत थे। तो एक तरीके से वो निकिता क्रुश्चेव के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। रॉबर्ट कैनेडी ने समझौते पर बात शुरू की। अमेरिका ने गारंटी दी कि वो क्यूबा पे कभी हमला नहीं करेगा और इसके बदले में क्रुश्चेव ने क्यूबा से
मिसाइलें हटाने की पर सहमति जाहिर कर दी। लेकिन ये समझौता ऊपरी दिखावे का था। सबको ये पता था कि इसके पीछे अमेरिका ने यह कमिटमेंट किया था कि वो टर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें वापस हटाएगा, जो कि सीधे रूस के लिए खतरा थी। टर्की से मिसाइल अगर उड़ती तो वो रूस पर हमला कर सकती थी। तो क्रुश्चेव ने ये जो डील की थी, इस डील में दो गारंटी ली थी। एक, क्यूबा पर हमला नहीं करेगा अमेरिका कभी, और दूसरा, टर्की से जुपिटर मिसाइलें हटाई जाएंगी। इस गोपनीय कार्यक्रम का नाम, जो टर्की से जुपिटर मिसाइलें हटाने का कार्यक्रम था, इस ऑपरेशन का नाम पॉट पाई था। और उसके बाद बिल्कुल करीब करीब मुहाने पर आकर ये जंग खत्म हुई, जंग का खतरा टला, और फिर नाभिकीय हथियारों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हुई कि इन्हें कैसे रोका जाएगा। तो सर इसके बाद ऐसी स्थिति कभी नहीं आई? नहीं, इसके बाद एक बार और स्थिति हुई। दूसरे विश्व युद्ध, दरअसल क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका ने नाभिकीय बम का परीक्षण किया और हिरोशिमा नागासाकी पर उसको डाला, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगले 50 साल तक शुभम अमेरिका की पूरी राजनीति सोवियत विरोध और संभावित युद्ध की तैयारी पर केंद्रित हो गई। अगर आप ध्यान से अमेरिका का इतिहास देखें, अमेरिका के इतिहास की बहुत सारी परतें हैं, लेकिन 1945 के बाद से लेकर 1990 तक अमेरिका में सिर्फ एक ही चीज राजनेताओं के फिक्सेशन में थी, वो था सोवियत। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फिल्में, कहानियां, उपन्यास, नायक, एनिमेशन, सब कुछ जैसे सोवियत विरोध पर केंद्रित था। एक के बाद एक अमेरिका के नेता सत्ता में आते रहे, सोवियत खतरे की चेतावनी देते रहे और चुनाव जीतते रहे। इसी खतरे के कारण वहाँ नई संस्थाएं बनी, CIA बनाया गया, हथियार के नए कार्यक्रम बने, स्पेस के कार्यक्रम बने, मिसाइल जेट उद्योग तैयार हुआ। अमेरिका का पूरा हथियार उद्योग जो 1945 के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद तैयार हुआ, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा करना और सोवियत संघ के किसी संभावित खतरे को रोकना। क्योंकि अमेरिका की राजनीति में हमेशा यह था कि सोवियत के पास ज़्यादा क्षमताएं हैं, ताकत है, और वो किसी भी समय युद्ध की स्थिति में आ सकता है। यहाँ तक कि कोल्ड वार 1950 के बाद से अमेरिका के पॉपुलर कल्चर का हिस्सा हो गया। पॉप कल्चर में इतने कैरेक्टर आ गए, इतनी कहानियां आ गई चारों तरफ कि अमेरिका ने तमाम न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जुटा लिया। 1987 में रेगन और गोर्बाचोव के बीच समझौते के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया को राहत मिली, और तब ये तय हुआ, कई संधियां हुई जिनके जिक्र आप सुनते रहेंगे, तमाम संधियां हुई, जिन संधियों से तय हुआ कि अमेरिका और रूस अपने नाभिकीय हथियारों के जखीरे को कम करेंगे, घटाएंगे और दुनिया को किसी तबाही और विनाश की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये समझौता, इस समझौते के पीछे भी एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद रोमांचक घटना थी, जहाँ से युद्ध होने के करीब था, जिस पर हम आखिरी में आएंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन यह राहत शुभम बहुत उम्रदराज साबित नहीं हुई। 90-91 में सहमति बनना शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका और रूस के बीच बैठकें हुई न्यूक्लियर हथियार कम करने के लिए। लेकिन सिर्फ 20 से 25-30 सालों में हम आज फिर उस स्थिति में हैं जब हम आपको ये बता रहे हैं। तब अमेरिका और रूस दोनों जगह न्यूक्लियर हथियार बनाने की, उन्हें परीक्षण करने की, उन्हें तैनात करने की, इसकी नई होड़ शुरू हो गई। यानी पिछली पीढ़ियों ने जो होड़ देखी थी, ये होड़ वापस लौटी है और उससे ज़्यादा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान वो आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर जंग से पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी इस चेतावनी को दुनिया में कोई हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इरादों को लेकर दुनिया में खासा संदेह है। अच्छा, अब तब शीत युद्ध के दौरान तो खतरा केवल रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों की जंग का था, अब तो साउथ कोरिया भी और चाइना भी है। तो दुनिया में न्यूक्लियर ताकतों की संख्या, न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों की संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन इरादों के बीच 1991-92 तक के बाद से जो सहमति बनी थी, और उसके बाद पिछला जो करीब 20-25 साल का शांतिपूर्ण समय बीता था दुनिया को, जब न्यूक्लियर युद्ध के, नाभिकीय युद्ध के सपने नहीं आते थे, वो दौर अब खत्म हो चुका है। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो उसी तरफ, उससे और ज़्यादा भयानक दौर की तरफ बढ़ने की इसके संकेत दे रहा है। सर तो अभी आपको जो हमने ये टॉपिक छेड़ा, आपने कहा कई दुनिया में कई जगह कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आपको पता नहीं है। अभी ताज़ा घटनाक्रम क्या है? सबसे ताज़ा घटनाक्रम 22 फरवरी 2023 की तारीख। 22 फरवरी 2023 को रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया था, उसकी पहली बरसी थी, उसकी पहली वर्षगांठ थी। और इस दिन रूस की संसद के सामने पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। याद करिएगा तो आपको अखबारों में सुर्खियों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकल रहा है। स्टार्ट ट्रीटी वो संधि थी जो अमेरिका और रूस के बीच नाभिकीय हथियारों को खत्म करने की आखिरी एक्टिव ट्रीटी है, आखिरी सक्रिय संधि है, जिस पर दोनों देशों को सहमत बनाकर
अगले चरण के नाभिकीय हथियारों को नष्ट करने का, उनका यूरेनियम निकालकर बिजली संयंत्रों को भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। और यही प्रक्रिया थी कि नाभिकीय हथियार खत्म किए जाएंगे, उनके न्यूक्लियर वारहेड्स को निकाला जाएगा और उन्हें बिजली घरों को दे दिया जाएगा, जिससे वो बिजली बनाएंगे। पुतिन ने इसे लागू करने से मना कर दिया 2023 की फरवरी में, और उन्होंने ये भी गारंटी देने से मना कर दिया कि वो नए परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे या उस पर रोक लगाएंगे। इस संधि में दोनों देश एक दूसरे से परमाणु हथियारों की सूचनाओं का साझा करते थे और बैठकर एक नियमित कार्यक्रम के तहत दोनों देशों के अधिकारी जाते थे, एक दूसरे के संयंत्रों से हथियार निकालकर उनको नष्ट करके खत्म करते थे। पुतिन ने संधि को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो संधि हम रद्द नहीं करते हैं, लेकिन अब इस पर रूस अमल नहीं करेगा, यानी इससे बाहर निकल आया। देश के संसद से उन्होंने कहा कि हम नए हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे, नाभिकीय हथियारों का, लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर हम रुकेंगे भी नहीं, हमें भी हथियारों के परीक्षण करने होंगे। अब इसके बाद पेंटागन में या दुनिया में जो न्यूक्लियर मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनको सबसे पहला खतरा या सबसे पहली चुनौती जो लग रही है कि अब रूस के नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में जानकारियां सार्वजनिक नहीं होंगी, क्योंकि अब रूस ने इसके ऊपर लोहे का पर्दा लगा दिया और अब ये सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होंगी, जो कि हथियार रोकने की होड़ का सबसे ज़रूरी हिस्सा था कि पता चले कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, पुतिन ने कहा और इसके बाद प्रतिक्रिया होनी थी। अगर आपने शायद इस खबर पर पुतिन का बयान तो आपके पास आया होगा, पर यह खबर शायद आपकी निगाहों से चूक गई होगी, क्योंकि बड़ी खबर थी। 5 महीने बाद अगस्त 2023 में पेंटागन के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस प्रोग्राम के असिस्टेंट मिनिस्टर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, सहायक मंत्री हैं डेब्रो रोजेनब्लेम, उनका बयान आया कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में कोई देरी नहीं करेगा। जो मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम है, जो धीमा पड़ गया था, उसे तेज किया जाएगा। हुआ यह था कि जैसे ही रूस ने अपने को स्टार्ट संधि से वापस लिया था, अमेरिका में सोवियत हॉक्स ने या अमेरिका के लोगों ने जो बाइडेन से और व्हाइट हाउस से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। क्या हुआ वो उन मिसाइल कार्यक्रमों का, जो पुरानी 3 जनरेशन पुरानी मिसाइलें उनको बदलना है, उनकी जगह नई मिसाइलें लगाई जानी, उनका क्या हुआ है? और उसके प्रतिक्रिया के तौर पर ये जवाब आया। इसके बाद घटनाओं का चक्र काफ़ी तेजी से घूमा दोनों देशों में पिछले 1 साल के दौरान न्यूक्लियर हथियारों की होड़ पर। तो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये सारे घटनाक्रम अभी आपके सामने खुलेंगे। सर, तो अब अमेरिका में क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? अमेरिका में तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका में क्या हुआ, इसी अगस्त के इस बयान के बाद, यही जनवरी की बात है, इस साल की शुरुआत की, जनवरी 2024 की। अमेरिका की कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमान, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ से इस पूरे इकोनॉमिकम का सूत्र निकला। इन कंपनियों की गतिविधियों के बारे में अपने इस पत्रकारिता के दौर में कंपनियां, कौन सी कंपनी कहाँ क्या कर रही, इसके बारे में पता चलाते रहते, वहीं से इस पूरे इकोनॉमिकम का सूत्र निकला। जनवरी में नॉर्थरॉप ग्रुमान ने एक प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि उसने अमेरिका की सबसे नई मिसाइल, जिसको LGM-35 है, सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल कहा जाता है, सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, इसके सेकंड स्टेज के लिए एक सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण कर लिया है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया के न्यूक्लियर विशेषज्ञों के बीच में खासी सनसनी फैल गई, क्योंकि अमेरिका की मिसाइल कार्यक्रम का सबसे अगला चरण है, सबसे नया चरण है। नॉर्थरॉप ग्रुमान उन 4 कंपनियों का हिस्सा है जिन्हें अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की नई जनरेशन, नई पीढ़ी तैयार करने का ठेका मिला है। नॉर्थरॉप ग्रुमान में एक कंपनी है, इसके बाद लॉकहीड मार्टिन है, जनरल डायनामिक्स है और RTX है। ये 3 कंपनियां हैं जो इस समय अमेरिका के नए जनरेशन के, नई पीढ़ी के, जो 2030-2035 तक सक्रिय रहेंगे, ऐसे हथियारों के जखीरे को तैयार कर रही है। इसी के साथ फिर वो जानकारियां निकलकर सामने आने लगी कि दरअसल हो क्या रहा है। हो रहा है ये है कि अमेरिका अपना 2 दशक पुराना पूरा का पूरा न्यूक्लियर मिसाइल जखीरा बदलने जा रहा है, जो 2 दशक पहले बनाई गई थी। अगर आप मिसाइलों की दुनिया में, न्यूक्लियर दुनिया में आमद रफ़ रखते हैं, जानते हैं या पढ़ते रहते हैं, तो आप इन मिसाइलों के नाम से परिचित होंगे, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। अमेरिका की पुरानी मिनटमैन मिसाइलें हैं, जो मिनटमैन 3rd मिसाइलें कही जाती थी, उनको बदलकर सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स लाई जाएंगी, यानी वो पुरानी पीढ़ी की मिसाइलें रिटायर होंगी और ये नई सेंटिनल मिसाइलें लाई जाएंगी। जबकि कोलंबिया क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सबमरीन से चलाई जाती है, उसे ओहियो क्लास की नई मिसाइल से बदला जाएगा। और इसके साथ जो B-21 बॉम्बर्स में मिसाइलें लगाई जाती हैं, जो आसमान से गिराई जाती हैं मिसाइलें, उन्हें B-2A स्प्रिट से बदला जाना है। अमेरिका का न्यूक्लियर कार्यक्रम एक ट्रायड में चलता है, एक त्रिगुट में चलता है। ये स्क्रीन पर आपके सामने है उस कार्यक्रम का ब्यौरा, जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है। ट्रायड है, इस ट्रायड का एक हिस्सा हवा से मार करने वाली मिसाइलें हैं, दूसरा समुद्र से, और तीसरी ग्राउंड से, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और इनके नाम आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी लागत भी आपके सामने दिखाई दे रही है।
अमेरिका ने अपने पूरे ट्रायड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम बना रखा था काफ़ी पहले से, पर चूंकि दबाव यह था कि न्यूक्लियर हथियारों की होड़ कम करनी है, तो इस कार्यक्रम पर धीमे धीमे काम हो रहा था। बहुत सक्रियता नहीं थी कि इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब तीनों स्तर के न्यूक्लियर मिसाइलों के कार्यक्रम का आधुनिकीकरण शुरू हो गया, और उसका पहला संकेत जनवरी में नॉर्थरॉप गुमान ने अपनी जो मोटर थी, जो मिसाइल में लगाई जानी थी, उसको टेस्ट करके सामने दिया। तो सर, अभी ताज़ा स्थिति है कि अमेरिका के पास नाभिकीय अधिकारियों के कितने हथियार हैं? अमेरिका के पास 3700, गोपनीय जानकारी पर जो सूचना पब्लिक डोमेन हिसाब से अमेरिका के पास करीब 3700 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 1700 तो तैनात हैं, जिन्हें निकालकर एक इशारे से फायर किया जा सकता है, जबकि शेष जिन्हें शायद नष्ट किया जाना था तो एनर्जी विभाग को दे दिए गए हैं। एनर्जी विभाग उनको के पास रखा हुआ है कि उनमें जो परमाणु तत्व लगा हुआ है उसका इस्तेमाल करके वो बिजली बना सकता है। पर जो जितने 3700 हथियार हैं, इनसे पूरी दुनिया कई बार तबाह हो सकती है, क्योंकि इसमें शुभम अधिकांश हथियार थर्मोन्यूक्लियर हैं, जो न्यूक्लियर की अगली पीढ़ी है। जिस महाबम का परीक्षण अमेरिका ने अपने दूसरे सबसे बड़े बम के तौर पर किया था मार्शल आइलैंड में जाके, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बम कहा गया था। उस पर हमने एक विस्तार से किस्सों के सिक्के में बात भी की थी, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। उसको आप वो विस्फोट क्यों हुआ था, कौन उसके पीछे था, क्या तैयारी थी, उसके पीछे बड़ा दिलचस्प किस्सा है, उसको देख के आप जान सकते हैं। पर ये सारे हथियार थर्मोन्यूक्लियर हथियार हैं, सामान्य जो हिरोशिमा नागासाकी पर छोड़े गए बमों से कई ज़्यादा गुना ताकतवर हथियार हैं। 1987 के बाद पहला मौका है, ऐसा मान रहे हैं अमेरिका के विशेषज्ञ, मेरी बात भी हो रही थी कई लोगों से, पहला मौका है जब अमेरिका में पेंटागन ने, व्हाइट हाउस ने और अमेरिकन कांग्रेस ने मिलकर अपने न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक करने पर इतनी तेजी से आगे काम करना शुरू किया है। फेडरल बजट से शुभम $100 बिलियन इनिशियली अप्रूव किए गए पिछले साल। $100 बिलियन का फंड दिया गया है इसको, जिससे 450 जो न्यूक्लियर बेस खाली पड़े हैं, जहां से हथियार हटा लिए गए थे शांति समझौते के तहत, हथियार नष्ट करने की, खत्म करने की योजना के तहत, वहां पर नई मिसाइलें लगाई जाएंगी 450 बेसिस पे। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका में पूरा नाभिकीय हथियारों की व्यवस्था देखता है, वो करीब $16.5 अरब के साथ 2030 तक अपने पूरे ट्रायड का मॉडर्नाइजेशन कर देगा, और इसके अलग अलग चरणों के लिए $100 बिलियन का बजट मंजूर कर दिया गया है। सर, नाभिकीय हथियारों से लैस उपग्रह नाभिकीय हथियारों की दुनिया में सबसे नई चर्चाएं, कहा जाता है कि इससे तबाही जो है वो कई गुना ज़्यादा हो सकती है। यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, अब अमेरिका की चर्चा हो तो रूस की ना हो तो सही नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि पूरी लड़ाई तो फिर वास्तव में वही कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा है। अमेरिका ने जब सेंट्रल मिसाइल के रॉकेट मोटर की टेस्टिंग की जनवरी में, नॉर्थरॉप ग्रुमान ने, उसी दौरान रूस से ऐसी खबरें आई जिससे अमेरिका में इस होड़ को लेकर और ज़्यादा सक्रियता दिखाई दी। अमेरिका के नेता, अमेरिका के जो सोवियत विरोधी नेता थे, वो बाइडेन से परमाणु कार्यक्रम में देरी पर सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को बताया कि हथियारों की होड़ रूस ने किसी दूसरे ही स्तर पर पहुंचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस के दफ्तर से इस बात की पुष्टि हुई कि अमेरिका ऐसे हथियार बना रहा है जिनको एक्सोटिक न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, यानी बहुत ही रूस ऐसे हथियार बना रहा है जो बहुत उच्च स्तर के हथियार हैं, जिनमें सैटेलाइट तक को ध्वस्त किया जा सकता है। यानी ये सैटेलाइट में लगाकर भेजे जाने वाले न्यूक्लियर वेपन हैं जो दुनिया में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सैटेलाइट पड़ताल के लिए, जांच के लिए और जासूसी के लिए दुनिया की सबसे स्थापित प्रक्रिया है, जिनके जरिए अमेरिका और रूस एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन पहले से चर्चा में, इनको ASAT कहा जाता है, हथियारों की दुनिया में पर चर्चा पहले से हो रही है। इनके जरिए अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट ध्वस्त किया जा सकता है। अमेरिका को ये पता चला है कि रूस के पास ऐसी शुरुआती तकनीक विकसित हो गई है जिसमें बड़े सैटेलाइट से छोटे सैटेलाइट रिलीज किए जा सकते हैं, जिनमें न्यूक्लियर वेपन लगे हुए होंगे, और वो आसमान में सैटेलाइट्स को तोड़ देंगे। अब इनसे जो तबाही होगी वो तो पारंपरिक न्यूक्लियर हथियार से कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि सैटेलाइट के हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका ने सैटेलाइट में बड़ा निवेश कर रखा है। हम आपको एक विस्तार से इकोनॉमिक में बता चुके हैं कि दुनिया की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लोअर अर्थ ऑर्बिट में कितना पैसा लगा रही है। एलन मस्क की कंपनी हो या इरिडियम हो, बहुत सारी कंपनियां दुनिया में सैटेलाइट्स ला रही हैं, और ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट की होड़ है, इससे सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर में, स्पेस में न्यूक्लियर वार से है। और ये तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया कि आउटर स्पेस के मामले में पूरी दुनिया में एक सहमति है कि वहाँ उसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं किया जाएगा, आउटर स्पेस में कोई भी जंग नहीं लड़ी जाएगी, लेकिन रूस इस
संधि को से बाहर निकलकर आउटर स्पेस में एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अब चुनाव का साल है, राष्ट्रपति जो बाइडेन की नाक में दम कर दिया है वहाँ के विपक्ष ने, ये पूछते हुए कि आप कहाँ हैं, आपके हथियार कहाँ हैं, आपके मिसाइल कहाँ हैं, रूस कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। चीन के और कोरिया के हथियारों पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तब तक तो 80 के दशक तक केवल रूस खतरा था, अब कोरिया के पास भी मिसाइलें हैं, चीन के पास भी मिसाइलें और दुनिया के अन्य देशों के पास भी मिसाइलें हैं। अमेरिकी एजेंसियाँ ऐसी खबरें लेकर आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि ड्रोन पर न्यूक्लियर हथियार लगाकर भेजने की तकनीक विकसित हो चुकी है और इसके अलावा भी बहुत और तरीके से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। अब अमेरिका के राजनेता अपने देश से पूछ रहे हैं कि तुम तो शांत बैठे थे, शांति की तुलना में दुनिया के देशों ने तो कैसे कैसे न्यूक्लियर हथियार बना लिए, वो हमारे पास कहाँ है, हमें बताया जाए, देश को बताया जाए कि देश आने वाले समय में न्यूक्लियर खतरे से कितना सुरक्षित है। और इसलिए अमेरिका में इस साल चुनावों में जब भी चुनाव का प्रचार शुरू होगा तो आप निश्चित तौर पर मानिए सोवियत खतरे को लेकर और नाभिकीय हथियारों को लेकर अमेरिका की राजनीति में वही 80 और 60 वाला पुराना दशक लौटता दिखेगा जब हथियारों की होड़ में कोई समझौता न करने की बात अमेरिका की राजनीति में की जाएगी। आगे आप लिख रहे हैं कि नाभिकीय हथियारों की होड़ रोकने में एक फिल्म का बड़ा योगदान है। कौन सी फिल्म है, क्या किस्सा है? ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, इस पर हम इसका समापन करेंगे क्योंकि ये लगभग हमने आपको 1960 का किस्सा सुनाया जब केनेडी के दौर में क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस के समय अमेरिका और रूस युद्ध के दौर के करीब आ गए। अब हम आपको जब उंगलियां वास्तव में न्यूक्लियर बटन के करीब थी, अब हम आपको उस दौर में लेकर आते हैं जहां एक बार और ऐसी परिस्थिति बनी थी, क्योंकि वहां वो भी वही परिस्थिति थी जिसकी तरफ हम आज बढ़ रहे हैं। 1980 में फिर ऐसा हुआ। 1980 में रोनाल्ड रेगन सत्ता में थे। रोनाल्ड रेगन भी जबरदस्त सोवियत हॉक थे। रोनाल्ड रेगन भी ये कहते हुए सत्ता में आए थे कि पिछली सरकारों ने सोवियत खतरे का कोई सामना नहीं किया है, कोई हथियार नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हथियार कार्यक्रम भी शुरू किया था, हथियारों की नई होड़ शुरू की थी। और इस वक्त तक सोवियत हथियार कार्यक्रम भी काफ़ी आगे था, मिसाइल कार्यक्रम। तो सोवियत संघ ने अपनी सीमा के भीतर अपनी साबर मिसाइलें तैनात की थी जिनका इशारा नाटो देश या यूरोप के देश थे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने इसके जवाब में वेस्ट जर्मनी में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी और यूके में अपनी मिसाइलें चढ़ा दी थी। लगभग न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंच गई थी पूरी चीज़ें। हाँ, इस दौर का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जिसको मैं सुना के फिर आगे बढ़ता हूँ कि ये शीत युद्ध का चरम था, लोग मानते थे। सोवियत संघ के एक ऑफिसर थे स्टानिस्लाव पेट्रोव। ये सोवियत के का एक गोपनीय न्यूक्लियर वार सेंटर था, वहाँ तैनात थे। वो वार्निंग सेंटर था। वो वार्निंग सेंटर ये अंदाज लगाता था कि कब कहाँ से मिसाइलें उड़कर आएंगी। सेप्रुखोव एक जगह थी, गोपनीय सेंटर थी, वहाँ पे पेट्रोव तैनात थे। उन्हें रात में एक सैटेलाइट अलार्म मिला और अलार्म से ये पता चला कि अमेरिका की मिसाइलें पश्चिम जर्मनी और यूके से उड़कर रूस पर हमला करने वाली हैं। पेट्रोव ने हिम्मत दिखाकर इस अलार्म को ऊपर क्रेमलिन तक नहीं भेजा और इसकी जांच करने की तैयारी की। थोड़ी देर बाद जांच के बाद उन्हें पता चला कि बाल्टिक के ऊपर जो बादलों की आवाज़ आई हो रही है उसको रडार ने मिसाइल समझ लिया है और वो मिसाइलों का हमला होने की बात है। उस समय सोवियत और अमेरिका का तनाव इस सीमा तक था कि अगर पेट्रोव इस सूचना को क्रेमलिन भेज देते तो शायद दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि इस सूचना के बेस पर, क्योंकि दोनों की मिसाइलें लगभग दूसरे से 1000 किलोमीटर की दूरी पे थी। इधर जर्मनी में अमेरिका की मिसाइलें थी और उधर रूस की सीमा में रूस की साबर मिसाइलें थी। पेट्रोव ने अपने स्तर पर यह माना जाता है कि दुनिया को बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग से बचा लिया, क्योंकि एक फॉल्स अलार्म था। हालांकि पेट्रोव को बाद में हटा दिया गया था इस घटना के बाद। तो हुआ यह कि इसी दौरान ही सबसे तनाव के चरम का क्षण था। 1981 की बात है, नवंबर 1981 की बात है। अमेरिका के टेलीविजन पर एक फिल्म प्रसारित हुई। इस फिल्म का नाम आपने भी सुना होगा, जो लोग फिल्म की दुनिया से जानते हैं, देखा भी होगा। पुरानी फिल्म थी, सिनेमाघरों में भी आई थी। उस फिल्म का नाम था द डे आफ्टर। निकोलस मेयर की फिल्म थी जो परमाणु युद्ध की कल्पना और उसकी तबाही पर केंद्रित है। पहली बार इस तरीके की फिल्म आई थी और ये नेशनल टेलीविज़न पर प्रसारित की गई थी। इसे 1 करोड़ लोगों ने अमेरिका में एक साथ देखा था उस वक्त, जबकि उन्हें पता था कि बटन दबते ही न्यूक्लियर वार किसी भी समय शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन उस समय कैंप डेविड में थे। उनके सुरक्षा सलाहकारों ने उन्हें ये फिल्म देखने से मना भी किया, लेकिन उनकी बात ना मानते हुए नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित इस मूवी को रोनाल्ड रेगन ने कैंप डेविड में बैठकर देखा। उस समय तक अमेरिका की राजनीति इस बात के लिए पागल थी कि मेरी एक फूटे पर उसकी 2 फूट जानी चाहिए। इस स्थिति तक पहुंच गई थी कि ठीक है, हमारे ऊपर 2-4 मिसाइलें गिरेंगी तो ठीक है, हम निपट लेंगे, लेकिन हम रूस को तबाह कर देंगे। इस स्तर तक परिस्थितियां पहुंच चुकी थी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद रेगन को गहरा झटका लगा।
अमेरिका को पहली बार ये पता चला, अमेरिका के लोगों को पहली बार ये पता चला कि परमाणु युद्ध की विभीषिका होती क्या है। अगर परमाणु हमला हुआ तो होगा क्या दुनिया में, लोग कैसे मरेंगे, लोग कैसे जलेंगे, इसका पूरा चित्रण उस फिल्म पर था। वो एक हालांकि तकनीकी लिहाज से उस दौर की फिल्म थी, बेहद प्रभावी फिल्म थी। रेगन ने इस फिल्म को देखने के बाद अपनी डायरी में लिखा कि मैं ये फिल्म बहुत प्रभावी थी और इसे देख के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत चिंतित हो गया हूँ। अमेरिका के विशेषज्ञ मानते हैं, अमेरिका के कई लेखक मानते हैं कि यहाँ से रेगन रिवर्सल शुरू होता है। एक फिनोमेना है अमेरिका की राजनीति में, रेगन रिवर्सल, जहाँ से रेगन को समझ में आया कि परमाणु हथियार की होड़ रोकना जरूरी है, जो इस फिल्म के पहले तक सबसे बड़े परमाणु हथियार और हथियार की होड़ के समर्थक थे। और उसके बाद का इतिहास आप जानते हैं, फिर रेगन और गोर्बाचोव के बीच में समझौता हुआ, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ, फिर तमाम वो संधियां हुई जिन संधियों के साथ दुनिया को कम से कम 25-30 साल ये आशा बंधी कि भाई अब ये पागलपन हथियारों का दोबारा नहीं होगा। दुनिया के देश इस बात के लिए, बड़े देश इस बात पर सहमत हो गए और काफ़ी सख्ती हुई नाभिकीय हथियारों को लेकर। अब 45 साल के बाद दुनिया में फिर वही डे आफ्टर मूवमेंट सामने खड़ा हुआ है। तब से तकनीक इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि आप ड्रोन पर रखकर भी न्यूक्लियर हथियार भेज सकते हैं। अब जानकार ये मान रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार के जानकार ये मान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्पेस और थर्मोन्यूक्लियर, इनकी तिकड़ी के बाद दुनिया को प्रलय के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक दो सिरफरे नेता हों और ये हो जाएगा। नाभिकीय हथियारों की दुनिया का जो ताज़ा घटनाक्रम था आज आपको इकोनॉमिकम में पता चल गया। अब आप गूगल करिए, ढूंढिए खबरें और जानिए, समझिए कि क्या कुछ है और अपने सवाल पूछिए। अब आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं और हम आपको अगले इकोनॉमिकम में जवाब देंगे। खैर, पिछले इकोनॉमिकम में आए सवालों पर अब जवाब लेते हैं अंशुमान जी से। विष्णु जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भारत में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? दिलचस्प सवाल है, कभी हमें समय मिला तो हम इस पर विस्तार से इकोनॉमिकम में आपसे चर्चा करेंगे। ये मेरे पिछले दिनों में चर्चाओं का, शोध का बड़ा प्रिय विषय रहा। भारत में पीपीपी मॉडल बहुत पुराना और बहुत समय से अप्लाई किया गया, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में जिन क्षेत्रों में सरकार काम करती है वहाँ उसके साथ निजी क्षेत्र काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सरकार के कामकाज के तौर तरीके के दूसरे हैं और निजी क्षेत्र को दूसरे तरह से ट्रेन चाहिए। ताज़ा उदाहरण आप देखिए रोड का। रोड में भारत में पीपीपी मॉडल एक बार आया, कंपनी आई, उन्होंने निवेश किया, फिर वो कंपनियां एग्जिट कर गई, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से बाहर छोड़ दिया और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर तो एनएचएआई के साथ काम करने लगी और आज वो बनी हुई सड़कें चलाने को तैयार हैं, पर वो बनाने में किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। और ये समस्या दोनों पब्लिक और प्राइवेट के बीच जो काम करने की संस्कृति है उसमें है। भारत आज तक अपने उदारीकरण के इतने सालों में, हम देख रहे हैं 91 के बाद से, किसी भी एक सेक्टर में सक्सेसफुली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लंबे समय तक चलने वाला, एक दो परियोजनाएं ठीक ठाक चली हों, लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं अपना पाया। और उसकी विफलता है कि सरकार को बेचना ही पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को, उसके साथ काम नहीं हो पाता। या तो पोर्ट सरकार चलाती है या फिर कोई निजी कंपनी चलाती है, हवाई अड्डा या तो सरकार चलाएगी या फिर उसके बाद वो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। सरकार और मिलकर साथ में एक साथ नहीं चला पाती और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पूरे मॉडल की विफलता है कई सारे क्षेत्रों में। हार्दिक जी का सवाल है कि भारत का खजाना जो है यानी फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन रुपए में इतनी तेज गिरावट क्यों? रुपए में गिरावट की कई सारी वजह हैं। तात्कालिक वजह यह है कि रिजर्व बैंक ने अपने एक ताज़े फैसले में जो फ्यूचर्स ऑफ आवर ट्रेडिंग होती है, रुपये में डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उस पर रोक लगा दी है। उसको लग रहा है कि शायद बाजार में सट्टेबाजी हो रही है, इसलिए जो लोग वास्तविक जरूरतों के बिना बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उन पर काफ़ी सख्त नियम लगा दिए गए। इसका सेंटीमेंट पर असर पड़ रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की संभावनाएं फिर टल गई हैं, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो रुपए में गिरावट आ रही। कच्चे तेल की कीमतों ने बाजार पर गहरा दबाव बना रखा है, इसकी वजह से कीमतें रुपए में गिरावट आ रही। रुपए को लेकर अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार के नज़रिए से देखें तो स्थितियां ठीक हैं, पर जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो रुपए के माफिक नहीं है और इसलिए रुपए में तेज गिरावट दिख रही है। इनकम की बात में सर क्या खास? इस बार इनकम की बात में आप देखिए गोल्ड सेंट्रल, सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। हम लगातार आपको सोने के बारे में नई विशिष्ट जानकारियां लेकर आते हैं और बताते हैं। गोल्ड सेंट्रल को देखिए और समझिए कि क्या इस कीमत पर भी सोना खरीदने लायक है, क्या इस कीमत पर भी सोना खरीदना चाहिए, या आपको इस कीमत पर अगर आपके पास सोना है तो उसे बेचकर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। भविष्य का रुख क्या होने वाला है सोने को लेकर जरूर देखिए इस बार का गोल्ड सेंट्रल। चलिए अब आगे अगला आखिरी पड़ाव जो होता है वो होता है किसी किताब का या वेब सीरीज़ का। अंशुमान जी से पूछते हैं कि सर इस बार क्या है? नेटफ्लिक्स की दुनिया वाले लोगों को तो इस सीरीज़ के बारे में चर्चा उन्होंने सुनी होगी, 3 बॉडी प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देख डालिए।
क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस, चीन, अमेरिका, एलियंस, इनके ऊपर जो सबसे दूर की और सबसे आधुनिक और बड़ी सोच है, इस पर केंद्रित ये बेहद अनोखी सीरीज़ है। इसकी काफ़ी चर्चा है दुनिया के जगत में। हालांकि इसका एंड थोड़ा लोगों को के गले नहीं उतरता है, लेकिन थ्री बॉडी प्रॉब्लम, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेस के लोगों से बातचीत पर उनके मनुष्यता पर हमले और खतरे पर केंद्रित बेहद दिलचस्प विज्ञान से भरी हुई सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, थ्री बॉडी प्रॉब्लम। जरूर देखिए और बताइए हमें कैसी लगी, कहाँ आपको ऐसा लगा कि फिल्म में विज्ञान है और कहाँ आपको लगा कि प्योर फैंटेसी है। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।